स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है अब्दुल कादिर खान। ये है पाकिस्तान का नहीं, इनफैक्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स का स्मगलर। लेकिन इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को काफी इज्जत दी जाती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इसको जाना जाता है एज द न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर। डेफिनेटली ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और मेटलर्जिकल इंजीनियर है। इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक वेपन्स प्रोग्राम। और दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स की स्मगलिंग हुई है, चाहे ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी देना, चाहे नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी देना, नीदरलैंड्स और बाकी यूरोपियन यूनियन से न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी को चुरा के पाकिस्तान में ले जाना, इन सब के लिए अब्दुल कादिर खान को याद किया जाता है। रिसेंटली इसकी पाकिस्तान के अंदर डेथ हो गई है। और ये एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में इतनी लिमिट्स क्रॉस की हैं, तब भी यूएसए ने कभी इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, इस बात को जानने के बावजूद कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है। जब 1998 में पोखरण ब्लास्ट हुए थे तो यूएस का सर्वेलेंस इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा था। इनफैक्ट पूरी दुनिया में यूएस का सर्वेलेंस उन कंट्रीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा होता है जिनके ऊपर इस बात का शक होता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। और ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल कादिर खान न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए तो ले ही रहा था, पूरी दुनिया में स्मगल कर रहा था, तब भी यूएसए ने कुछ नहीं कहा। तो ऐसा क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक समय ऐसा भी आया था जब इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रोका जा सकता था, लेकिन यूएस ने इसको इंटेंशनली बचाया है। क्यों बचाया है, समझते हैं। मिड 1970s से ही जब नीदरलैंड्स में यूरेनको नाम की एक यूरोपियन कंसोर्टियम कंपनी थी जिसके लिए एज एन इंजीनियर काम कर रहा था अब्दुल कादिर खान, और वहां से जो सेंट्रीफ्यूज थे, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज, वो रोटेटिंग डिवाइसेस होते हैं जिसमें यूरेनियम और बाकी के जो न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं उनका इनरिचमेंट किया जाता है। उसमें जो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कि न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी के लिए एप्ट होता है, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट थे, फोटोकॉपीज थे, इसको चुपचाप यूरोप से निकाल के पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहा था ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल अब्दुल कादिर खान। और इसके बाद उसने इस टेक्नोलॉजी को ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज को प्रोवाइड भी किया। फॉर्मर जो डच प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है र्यूड ल्यूबर्स, इन्होंने 2005 में रिवील किया कि नीदरलैंड्स ने 1975 में और 1986 में इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल AK खान को रोकने की कोशिश की थी, पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यहां पे डच अथॉरिटीज को चुप बैठना पड़ा। 1975 में ही और 1986 में ही डच अथॉरिटीज को यह पता चल गया था कि अब्दुल कादिर खान न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी को इलीगली पाकिस्तान लेके जा रहा है, लेकिन चूंकि यूएस इंटेलिजेंस और CIA ने प्रेशर डाला नीदरलैंड्स के ऊपर, तो नीदरलैंड्स इसको अरेस्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट नीदरलैंड्स में तो 1983 में 4 साल की सजा सुना दी गई थी अब्दुल कादिर खान को, लेकिन जो जजेस इसका केस सुन रहे थे उनके पास से मिस्टीरियसली इसकी फाइल ही गायब हो गई और टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको छोड़ दिया गया। मतलब साफ साफ इसको बचाया गया है। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया और इस क्राइम के बारे में यूएसए को पता था। यूएसए जो कि पूरी दुनिया को रोकता है न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने से, उसने अब्दुल कादिर खान को इंटेंशनली वेपन्स पाकिस्तान तक ले जाने दिए। इनफैक्ट पाकिस्तान के अलावा जब वो पूरी दुनिया में वेपन्स बांट रहा था, तब भी अमेरिका ने उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं किया। अब सवाल उठता है क्यों? पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स में 1998 में एक आर्टिकल छपा। जब हमने 1998 में पोखरण ब्लास्ट किए थे, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, और उस समय पे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब चाइना की मदद के बिना नहीं आ सकता। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन जितना चाइना रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन पहुंचाने के लिए, उतना ही यूएसए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी वजह क्या है? यूएसए ने यहां पे पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स क्यों अक्वायर करने दिए? उसकी वजह थी इंडिया। इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिससे यूएसए बहुत ज्यादा नाराज था। इंडिया के जो टाइज थे वो मॉस्को के साथ बहुत अच्छे थे, और मॉस्को उस समय पे यूएसएसआर की कैपिटल था। इनफैक्ट वैसे तो इंडिया अपने आप को गुट निरपेक्ष बोलता था, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नॉन अलाइन के सिद्धांत के साथ यूएसएसआर की तरफ थोड़ा टिल्टेड था इंडिया, और यूएसए को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था। और 1974 में जब इंडिया ने ये ट्रेड दिखाया कि हम न्यूक्लियर वेपन लेंगे, तो उस समय पे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन पहुंच जाए, ये बात यूएसए ने इंश्योर की, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो इंडिया की ताकत थोड़ी रिस्ट्रेन रहेगी। ये बात यूएसए को पता थी, इसलिए इंटेंशनली उसने कभी भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने से नहीं रोका। जब तक यूएसए चाहता तो जरूर रोक सकता था।
और इसी न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी को प्योंगयांग को प्रोवाइड किया पाकिस्तान ने। ये सब देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ब्रह्मा चिलनी बोल रहे हैं, और ये आर्टिकल द हिंदू के आज के एडिटोरियल डिस्कशन में छपा है। तो प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, तो नॉर्थ कोरिया को ये सेंट्रीफ्यूज प्रोवाइड किए, सेंट्रीफ्यूज की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की पाकिस्तान ने, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स का एनरिचमेंट किया जा सकता है, और उसके बदले में नॉर्थ कोरिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी थी ये पाकिस्तान को मिली। लिबिया को कुछ बेसिक न्यूक्लियर किट्स और एजिंग सेंट्रीफ्यूज बेचे। ईरान को भी सेकेंड हैंड गियर, जो यूज्ड सेंट्रीफ्यूज थे पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, वो यहां पे ईरान को बेचे गए। अब सोचिए, ईरान की बात कर लो चाहे नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, ये दोनों ही एंटी यूएसए कंट्रीज थी। 1980s के दौरान खुले धड़ल्ले से आप देखोगे कि भाई ओवरऑल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को तोड़ रहा था और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा था, अपने वेपन्स अमास करने की कोशिश कर रहा था, और यूएसए उसे नहीं रोक रहा था। उसकी एक वजह यह बताई गई है कि जो सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान के अंदर यूएसए के वेपन्स पहुंचाए जा रहे थे मुजाहिदीन के पास सोवियत यूनियन से अगेंस्ट लड़ने के लिए, और वो सब पहुंचते थे पहले कराची पोर्ट से और कराची से जाते थे अफगानिस्तान में। तो चूंकि यूएसएसआर को अफगानिस्तान में हराना था, तो यूएसए ने पाकिस्तान की गई सारी गलतियों को इग्नोर कर दिया, और एक गलती थी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को इग्नोर करने की, जिसके चलते पाकिस्तान आज की डेट में एक डेंजरस न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन गया है। और अब पाकिस्तान के वेपन्स कहीं मुजाहिदीनों के हाथ में, कहीं टेररिस्ट के हाथ में ना पड़ जाएं, इस बात को इंश्योर करने की यूएसए के पास कोई भी ताकत नहीं है। इनफैक्ट 2004 के लगभग आप देखोगे तो ओवरऑल यूएसए ने थोड़ा बहुत पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू किया कि जो तुम न्यूक्लियर वेपन्स की स्मगलिंग कर रहे हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग कर रहे हो, उसके लिए बंद करो। तो उस समय पे पाकिस्तान के जो मिलिट्री प्लानर्स थे, उन्होंने अब्दुल कादिर खान को इस बात के लिए मजबूर किया कि तुम नेशनल टीवी पे आके अपना क्राइम को एक्सेप्ट करो। अब्दुल कादिर खान नेशनल टीवी पे आया, उसने सबके सामने आके माफी मांगी। उसने बोला कि जो कुछ भी ब्लैक मार्केटिंग की है मैंने इस न्यूक्लियर वेपन्स की, मैंने खुद किया है, पाकिस्तान की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और इसके बदले अब्दुल कादिर खान के अगेंस्ट कोई भी सजा नहीं सुनाई गई। अब्दुल कादिर खान ने अपनी बची हुई जिंदगी बिल्कुल ऐश में इस्लामाबाद के अपने विला में गुजारी है, उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुई है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाने की कोशिश करता है। यूएस जो कि आज की डेट में नॉर्थ कोरिया और ईरान के पीछे पड़ गया है न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी को लेके, इंडिया के पीछे पड़ गया था न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी के लेके। इसी पर्टिकुलर यूएसए ने पाकिस्तान को खुलेआम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करने दिया, और आज की डेट में पूरी दुनिया में टेररिज्म को प्रमोट करने वाली ये कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके लिए जितना इंडिया टेंशन में है, उतना यूएसए भी टेंशन में है। और यहां पे सीआईए की एक और बड़ी भूल बताई गई है। अगर आप पाकिस्तान के एक ग्रुप की बात करो, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसी के थे कासिम बिन सुलेमानी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के समय पे मार दिया गया था। तो इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है यूएसए ने, लेकिन यूएसए ने आईएसआई को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है, जो कि सीआईए के लिंक्स रहे हैं आईएसआई के साथ। तो इस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड्स के थ्रू यूएसए दुनिया भर में अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सेफगार्ड करता घूमता है। आज की डेट में यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और वही केवल नहीं झेल रहा है इसकी वजह से, इंडिया भी इसकी वजह से काफी सफर कर रहा है। तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट था जो कि मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा नॉलेजफुल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।